हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्यूरिस लीगल चेम्बर्स। आज के इस वीडियो में हम रेवोल्यूशनरी जजमेंट्स पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। रेवोल्यूशनरी जजमेंट्स की सीरीज हमने लास्ट मंथ शुरू की थी। इसमें हम ऐसे रेवोल्यूशनरी जजमेंट्स को डिस्कस करते हैं जिन्होंने पूरे इंडियन लीगल सिस्टम को चेंज कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली 3 केसेस को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज गोलकनाथ केस, सेकेंड केशवानंदा भारती केस एंड थर्ड इज मेनका गांधी केस। एंड आई एम श्योर कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको ये तीनों ही केसेस के फैक्ट्स, जजमेंट्स और इनके आफ्टर इफेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग फ्रॉम आवर वेरी फर्स्ट केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। सो बेसिकली गोलकनाथ कौन है? गोलकनाथ दो भाई है, हेनरी गोलकनाथ एंड विलियम गोलकनाथ। इन दोनों भाइयों के पास पंजाब में 500 एकड़ का अपना लैंड था। स्टेट गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाए जिसके अकॉर्डिंग पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्यूर्स एक्ट में उन्होंने एक अमेंडमेंट करा। अब इस अमेंडमेंट के तहत इन दोनों भाइयों के पास काफी कम लैंड रह जाएगा, कुछ 30-40 एकड़, बाकी सारा लैंड गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। इस अमेंडमेंट को इन्होंने स्केड्यूल 9 में प्लेस कर दिया यूजिंग द 17th अमेंडमेंट। 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उन्होंने इस अमेंडमेंट को स्केड्यूल 9 में डाल दिया, जिसकी वजह से अब इस पे कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा। नाउ व्हाट इज स्केड्यूल 9? स्केड्यूल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली आर्टिकल 31B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि स्केड्यूल 9 में जो भी एक्ट्स हैं उन्हें नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते जस्ट ऑन द मेयर ग्राउंड दैट दे आर इनकंसिस्टेंट विद पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट है एक्ट और वो स्केड्यूल 9 में, तो उसे आप वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। बेसिकली आर्टिकल 13 अगर आपने पढ़ा हो, आर्टिकल 13 में ये बोला गया है कोई भी एक्ट या कोई भी रेगुलेशन, कोई भी लॉ स्टैट्यूट जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट है वो नल एंड वॉइड होगा। बट आर्टिकल 31B और स्केड्यूल 9 इसकी एक तरीके से एक्सेप्शन है। स्केड्यूल 9 को फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे एंड उस टाइम पे टोटल 13 एक्ट्स थे स्केड्यूल 9 में एंड करंटली देयर आर 284 एक्ट्स इन स्केड्यूल 9 व्हिच आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। In this case a writ petition was filed under article 32 of the constitution challenging the validity of 17th constitutional amendment and the validity of Punjab Securities and Land Tenures Act। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला था that parliament could not curtail any of the fundamental rights given in the constitution in any case, and fundamental rights were given a transcendental position and they cannot be abridged in any condition। किसी भी कंडीशन में पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती, अब्रिज भी नहीं कर सकती और इन्हें ले भी नहीं सकती। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जैसी जजमेंट डिलीवर हुई थी उसी टाइम से सुप्रीम कोर्ट और लेजिस्लेचर के बीच में एक तरीके की वॉर शुरू हो गई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप फंडामेंटल राइट्स में कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। 24th अमेंडमेंट के तहत इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये बोला कि यू कैन मेक एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 24th अमेंडमेंट पास होने के बाद 25th अमेंडमेंट को लाया गया। 25th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग government may compulsorily get control over any property in the territory of India। This amendment 25th was clearly in violation of right to property and right to property जो था वो fundamental right था। अब पिक्चर में आते हैं केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। केशवानंदा भारती जो थे वो एक मठ के हेड थे, एक एडमीर मठ था केरला में जिसके वो हेड थे। केरला गवर्नमेंट ने अब 2 स्टेट्स एक्ट के तहत सारे रिलीजियस प्रॉपर्टीज जो थी उन पे भी अपना हक जमाने की कोशिश करी। नाउ नाना भाई पालकीवाला हु वाज द काउंसिल इन दिस केस, उन्होंने केशवानंदा भारती जी को ये सजेस्ट करा कि वो कोर्ट जाए एंड ये बोले कि उनका आर्टिकल 26 वॉयलेट हुआ है। केरला हाई कोर्ट में पहले वो गए एंड उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की हियरिंग टोटल 68 डेज तक चली थी एंड द केस इज सो फेमस बिकॉज इसमें अब तक की हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी। देयर वर टोटल 13 जजेस इन द बेंच जिन्होंने इस केस के लिए जजमेंट दी थी। वर्डिक्ट जो आया था वो 7:6 के रेशियो में आया था
एंड इस केस में ये बोला गया था दैट एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी ऑल्टर्ड। कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड किया जा सकता है इंक्लूडिंग द पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पर बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना कॉन्स्टिट्यूशन के। सो बेसिकली गोलकनाथ केस जो था जिसमें ये बोला गया था दैट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, उसकी ऑपोजिट जजमेंट एक तरीके से केशवानंदा भारती में आई थी। इस केस के अंदर ये भी बोला गया था दैट प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन द अदर साइड माननीय इंदिरा गांधी जी 2 नए अमेंडमेंट्स लेके आई थी, अमेंडमेंट 39 के अकॉर्डिंग एंड 41st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। जो भी इंसान, एनी पर्सन हु होल्ड्स द ऑफिस ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर एंड ही शैल नॉट बी prosecuted for any civil or criminal case throughout his life. So जिसने भी कभी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होल्ड करा है उसे अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी केस के लिए ट्राई नहीं करा जा सकता। एंड सेकेंड, प्रेसिडेंट शैल होल्ड द ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 6 months to 1 year। प्रेसिडेंट 5 साल की जगह सिर्फ 6 महीने या 1 साल के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे। सो वो सारी पावर्स एक तरीके से अपने पास रखना चाहती थी। केशवानंदा भारती केस के अंदर इन दोनों अमेंडमेंट्स के इन दोनों पार्ट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। सो 1973 में जब ये 7:6 के रेशियो में ये जजमेंट आई थी तो डिसेंटिंग जजेस में एक जज थे जस्टिस A.N. रे। जस्टिस A.N. रे को इंदिरा गांधी जी ने आउट ऑफ द वे जाके चीफ जस्टिस बनवा दिया। 1975 में इंदिरा गांधी जी ने फिर एक रिव्यू पिटीशन डाली केशवानंदा भारती केस के लिए, क्योंकि अब चीफ जस्टिस जो थे A.N. रे जी थे। बट लकीली उस टाइम पे भी सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ केशवानंदा भारती केस इन 1973 ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट केस ऑफ द डे, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इस केस के फैक्ट्स बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 21 reads as no person shall be deprived of his or her life or personal liberty except according to the procedure established by law. Well, the term no person means that this article is not restricted to the citizens and also applies to non-citizens. And the term life and personal liberty, it is being elaborated in the case of Olga Tellez. Olga Tellez केस को most probably हम अपने इस वीडियो के नेक्स्ट सीरीज में कवर करेंगे। If you don't want to miss the video, just make sure कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है एंड आपने बेल आइकन दबा रखा है, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आपको वीडियोस की मिलती रहेगी। इस केस में पर्टिकुलरली हम लोग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। इस टर्म का क्या मतलब है एंड इसे सुप्रीम कोर्ट ने कैसे एलैबोरेट किया गया था। इस केस के अंदर मेनका गांधी जी के पास एक लेटर आया था जिसके अकॉर्डिंग उन्हें यह बोला गया था दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू इम्पाउंड योर पासपोर्ट फॉर द रीजन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट and you are required to submit your passport within 7 days of receiving of this letter. आपको 7 दिनों के अंदर अपना पासपोर्ट जो है ऑफिस में जमा कराना पड़ेगा और आपका पासपोर्ट जब्त करने का हमने फैसला किया पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। सो मेनका गांधी जी ने इसमें रीजंस मांगे, तो उन्होंने ये बोला कि स्टेटमेंट ऑफ रीजंस उन्होंने इसलिए नहीं दी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया था। So she approached the Supreme Court under Article 32 of Constitution. So total 3 issues raise हुए थे Supreme Court में इस केस के अंदर। First, whether right to go abroad is a fundamental right or not. Second, whether Section 10(3)(c) of Passport Act is it in violation of Article 14, 19 and 21 of Constitution or not. And third, whether impounding of passport is it in contravention with principle of natural justice and principle of due process of law. फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सतवंत सिंह साहब के केस को रेफर किया, अ केस ऑफ 1967। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला था दैट राइट टू गो अब्रॉड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, वाइल मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला था दैट राइट टू गो अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट। तो सारे कंट्री में कंफ्यूजन था दैट वेदर इट इज अ फंडामेंटल राइट और नॉट। सतवंत सिंह साहब ने 1967 के केस में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा दैट राइट टू गो अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट, बट इसे ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करा गया था उस केस में। सो मेनका गांधी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने
डिटेल में इस बात को डिस्कस करा एंड दे हेल्ड दैट इट इज कवर्ड अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इन नो केस इट कैन बी वायलेटेड। सेकेंड क्वेश्चन को आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया दैट सेक्शन 10(3)(c ऑफ पासपोर्ट एक्ट इज वैलिड एंड इट इज नॉट इन वायलेशन ऑफ पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Section 10(3)(c of Passport Act is not in contravention with any of the said above articles, that is Article 14, Article 19 and Article 21 of Constitution of India. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में A.K. गोपालन केस की जजमेंट को रिवर्स कर दिया था। A.K. गोपालन केस में it was held that all the articles of fundamental rights of all the articles of Constitution are self-dependent and therefore they are to be read in isolation. So मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा that all these articles are integrated form of constitution and therefore they are not to be read in isolation, rather they are interdependent and all are to be read together. So for any law to pass, such law shall comply with all such articles mentioned under part 3 of Constitution of India. थर्ड क्वेश्चन को आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इंपाउंडिंग अ पासपोर्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट इन कॉन्ट्रवेंशन विद नेचुरल जस्टिस। सो इस केस के अंदर आपको याद होगा A.K. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड द प्रोसेस ऑफ नेचुरल जस्टिस आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड दे आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21। पर इस केस के अंदर ये बोला गया that due process of law and principles of natural justice are part of procedure established by law and are covered in the ambient of Article 21. So that's it for today. If you are preparing for any competitive exam, just make sure that to refer the description box. Description में मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी है कि कौन कौन से केस के अंदर क्या क्या बोला गया था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने और कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स है, आर्टिकल्स है जो आपको याद रखने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।